नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज़ रूम लाइव प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू पुलिस द्वारा जो एक अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जम्मू में 12 जगहों पर जहां पर मुख्य नाके जम्मू के लगते हैं उन इलाकों में अब महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नशा तस्करी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अगर बात करें बागेबो इलाके की या सतवारी इलाके की या त्रिकुटा नगर इलाके की, इन 3 जगहों पर पिछले 1 साल में 10 नशा तस्करी जो महिलाएं हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इससे ये भी फायदा होगा कि रात को अगर कोई संदिग्ध मूवमेंट देखी जाती है तो जो महिला कांस्टेबल होगी वो महिलाओं की चेकिंग कर सकेगी। एक ये हो गया, और दूसरा महिलाएं जो हैं सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर रात को कहीं उनको जाना होगा और अलग अलग नाकों पे जब महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी तो वो जाहिर तौर पर सुरक्षित महसूस करेंगी। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जम्मू के कौन से 12 मुख्य नाके हैं जहां पर महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी, क्योंकि एक नाके पर 2-2 महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जानीपुर पुलिस स्टेशन के अंडर जो रूपनगर मुट्ठी नाका होता है वहां पर महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनकी तैनाती होगी। पक्काडंगा नाका में, सर्कुलर रोड नाका में, बस स्टैंड पुलिस का जो इंदिरा चौक नाका है वहां पर भी तैनाती होगी। पीर मिठा पुलिस का जो क्रॉसिंग नाका है वहां पर भी तैनाती होगी और सिटी पुलिस का जो विवेकानंद चौक नाका है वहां पर भी तैनाती होगी। गंग्याल पुलिस का फवारा चौक नाका, बागेबो पुलिस का कालिका कॉलोनी, त्रिकुटा नगर पुलिस का जो नरवाल चौक नाका है वहां पर भी महिला जो कांस्टेबल है उनकी तैनाती होगी। सत्तवारी नाका है, गांधीनगर पुलिस का विक्रम चौक नाका है और जो मेन पुलिस नाके हैं उनमें इनकी शुरुआती दौर में 12 जगहों पर, मुख्य जगहों पर इनकी तैनाती की गई है। अब जबकि ये इनिशिएटिव जम्मू से लिया गया है और शहर से ये शुरू हुआ है, पर अब धीरे धीरे ऐसा प्लान किया जा रहा है कि गाँव में भी महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाए, ताकि वहाँ पर भी अगर महिलाओं को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी रात के समय में हो तो वो पूरी तरह से जो है कंफर्टेबल महसूस करे उनके पास जाने में, उनको बताने में, और सबसे बड़ी बात है कि वो सुरक्षित महसूस करें। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि पिछले 1 साल में 10 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई है जो नशा तस्करी कर रही थी। अब जब रात के समय में अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है तो चाहे वो महिलाएं ही हों उनकी आराम से चेकिंग भी हो जाएगी। और साथ ही अब जबकि शहर के 12 जगहों पर जो महिला कर्मी हैं रात को उनका 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समय होगा, तो एक बहुत ही अहम कदम इसे माना जा रहा है जो जम्मू पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। हो सकता है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ये इनिशिएटिव को अमल में लाया जाए और हो सकता है कि बहुत जल्द जो गांव हैं उन इलाकों में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। तो ये एक अहम कदम जो है जम्मू पुलिस द्वारा लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, हालांकि असेंबली पोल्स के रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है, पर 3 बड़े चुनाव हैं जो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। एक इसी साल हो सकता है और एक अगले साल होगा। कौन कौन से वो चुनाव हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटेजी पार्टीज द्वारा बनाई जा रही हैं, हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी पल्लवी जमाल ज्वाइन कर चुकी हैं जो इस खबर से आपको रूबरू करवाएंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो टेन्योर है वो अक्टूबर और नवंबर में ख़त्म होने वाला है। इस बीच पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन करवाना अब सरकार के लिए ज़रूरी हो चुका है, जिसको लेकर अब इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले द्वारा एक शेड्यूल जारी करने की बात कही गई, जिन्होंने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज़ और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के लिए जो शेड्यूल है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है, यानी कि अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट सामने रखा गया है जिसमें कि ये कहा गया है कि
कुल मिलाकर जो पोलिंग स्टेशंस जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे इन तीनों चुनावों के लिए, यानी कि पंचायत चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज़ चुनाव जो कि म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, और या फिर अगर हम बात करें लोकसभा के चुनाव, तो कुल मिलाकर 11,370 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी दी जा रही है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, यानी कि एक टेंटेटिव पोलिंग स्टेशन स्थित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे उन जगहों पर जहाँ पर जो इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या 1400 से ज़्यादा होगी। अगर किसी एक प्रॉपर एरिया में जो मेंबर्स हैं या जो वोटर्स हैं उनकी संख्या, उनकी जो नंबर है वो 1400 से ज़्यादा है, तो उस केस में वहाँ पर भी जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हैं उनको सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी लोकसभा, पंचायत और साथ ही साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं वो अगले साल हमें देखने को मिलेंगे। इस बीच कुछ ऐसे कदम हैं जो इसी साल बनाना शुरू कर दिए गए हैं, इसी साल जो हैं वो निर्धारित करने वाले हैं। आपको ये बताएं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले द्वारा ये कहना है कि 3 मेजर ऐसे इलेक्शंस हैं जो कि जम्मू कश्मीर में होने हैं। इस बीच एक स्पेशल समरी रिवीजन में रखी गई है, जिसमें कि पहले तो ये होगा कि वो वोटर्स जो कि 1 जनवरी को 18 साल के हो जाएंगे उनको उनका मत अधिकार दिया जाएगा, यानी कि उनको उनका इलेक्शन का जो राइट है, राइट टू वोट, वो दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और नया इनिशिएटिव जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तक जो और बाकी वोटर्स हैं, यानी कि इस साल जिनके जो 18 साल के हो जाएंगे उनको भी उनका राइट टू वोट मिल जाएगा, और जब वो 18 टर्न करेंगे तो वो वोट दे सकते हैं। इस तरीके से अब सरकार जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी तैयारी वोटिंग की करती हुई नज़र आ रही है, इलेक्शंस की तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी हुआ है उस हिसाब से क्लेम और रोल्स करने का जो टाइम है वो दिया गया है मई तक का, यानी कि मई 7 तक आप अपने जितने भी एनरोल्स हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो उसको सही करवा सकते हैं, और जो फाइनल एनरोलमेंट है वो की जाएगी मई 21 में, यानी कि 2 तारीख से जो कि टेंटेटिव डेट्स सामने आई है। इसी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जब वो पोलिंग स्टेशंस स्थित किए जाएंगे, वोटिंग्स करवाई जाएंगी, तो उस बीच जो वोटर्स एनरोल्ड हो रहे हैं अगर उनकी वोटिंग कार्ड्स में कोई दिक्कत है, किसी तरीके से उनको नाम में करेक्शंस करवानी है, अपने एड्रेस में करेक्शंस करवानी है, तो उसके लिए एक जो डेट दी गई है वो मई 7 तक की दी गई है, और उसको बाद में जो है वो फाइनल एनरोल्ड माना जाएगा 31 मई तक। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भी औरत जिसकी शादी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के टेन्योर में हुई है, यानी कि जब लास्ट 5 ईयर का टेन्योर था और लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुई थी उस बीच जिन भी महिलाओं की शादी हुई है और वो कोई नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, तो उनको लेकर भी जो एनरोल्ड है एक न्यू रिवीजन की जाएगी, स्पेशल समरी की, जिस हिसाब से उनको उन जगहों पर एनरोल किया जाएगा जहाँ पर उनकी शादी हुई है, यानी कि जहाँ पर वो औरतें शिफ्ट हुई हैं। इस बीच इसी तरीके से कुल मिलाकर जो वोटिंग प्रोसेस है उसको को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, और उसी को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं वो होने वाली हैं, इस बीच ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस को लेकर जो एक परमानेंट पोलिंग स्टेशंस है वो भी लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो लास्ट ईयर एक सर्वे किया गया था जिसमें कि ये देखने की कोशिश की गई कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो जो इलेक्शंस यानी कि जो वोटर्स हैं उनकी संख्या क्या कुछ होगी। तो उस बीच जो लास्ट ईयर किया गया इस सेंसस, उसमें ये देखने को मिला कि 83,59,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उनके पास राइट टू वोट है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर का सेंसस है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इसमें ये जो सर्वे हुआ है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो वोटर्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब अक्टूबर और नवंबर में पंचायत और साथ ही साथ लोकल बॉडीज़ का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, इस बीच अब आगे किस तरीके से प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तेज़ी से प्रोसेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में अगर टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद किस तरीके से पंचायत काम करेंगे, किस तरीके से लोकल बॉडीज़ काम करेंगे, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में हैं। यानी कि लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो श्रीनगर में है चाहे वो जम्मू में है, तो दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी एक इन प्रोसेस चल रहे हैं, और वर्क इन प्रोसेस होने की वजह से इलेक्शंस को जल्द से जल्द करवाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच कुछ और चीज़ें हैं जिसको लेकर बात भी कही जा रही है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी, क्योंकि जब पॉपुलेशंस को
कंट्रोल के पॉपुलेशन को जब भी एग्जामाइन किया जाता है तो कुछ स्पेसिफिकेशंस बनाई जाती हैं, जहाँ पर पहले वो लोग जो 18 ईयर्स के हो रहे हैं उनको किस तरीके से एनरोल करना है, वो लोग जिनकी शादी हो गई है और नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं उनको कैसे एनरोल करना है, और दूसरे वो लोग जो कि फिजिकली डिसेबल हैं, यानी कि डेफ है, डम है या ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए भी हर एक पोलिंग स्टेशन में डिसेबिलिटीज़ की एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को उनको ऑनलाइन फिल करना है, जिसकी वजह से उनको पोलिंग स्टेशंस पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि व्हील चेयर्स दी जाएंगी और हर तरीके का सपोर्ट जो है वो इन डिसेबल लोगों को दिया जाएगा ताकि ये भी अपना राइट टू वोट का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से अब जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर जो इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी यहाँ पर इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा एक शेड्यूल जारी करते हुए ये बता दिया गया है कि अक्टूबर और नवंबर के बाद एक प्रॉपर शेड्यूल इलेक्शंस का जारी हो जाएगा, यानी कि पंचायत, लोकल बॉडीज़ और साथ ही साथ लोकसभा, तीनों के जो इलेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर में हमें आने वाले साल में देखने को मिल सकते हैं और उसको लेकर अभी से कुछ तैयारियां इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले द्वारा की जा रही हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे वाटर बॉडीज़ की। ऐसा पहली बार हुआ है कि वाटर बॉडीज़ को लेकर सेंसस किया गया, उनके सर्वेस किए गए कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ जो हैं चाहे जम्मू कश्मीर में उनकी क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरीके के सर्वेस हों, वाटर बॉडीज़ की पॉल्यूशन के भी मेजरमेंट हो। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए जसलीन कौर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, वो देंगी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरी सहयोगी पल्लवी ने आपको मेरी खबर से रूबरू करवाया है, तो अब बात करें कि पूरे भारत में फर्स्ट एवर जो है सेंसस वाटर बॉडीज़ को लेकर जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर पूरे भारत में बात करें तो 24 लाख जो हैं वाटर बॉडीज़ जो हैं अक्रॉस द कंट्री हैं, जिसमें से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ओवर 9,700 वाटर बॉडीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी में बताई गई हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि 76% की बात करें वाटर बॉडीज़ की तो वो इन यूज़ में हैं और 23% की बात करें वो नॉट इन यूज़ की कैटेगरी में डाला गया और ये बताया गया है कि उसे अगर हम कहें तो ड्राइड अप बियॉन्ड दी रिपेयर जो है उन्हें इस कैटेगरी में 23% को जो है कैटेगराइज किया गया है। वहीं अगर सेंसस के हवाले से बात करें तो सेंसस में साफ तौर पर कहा गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 9,765 जो हैं वाटर बॉडीज़ हैं और जिसमें से 99.2% बात करें तो वो रूरल एरियाज़ में है और 0.8% जो रिमेनिंग है वो अर्बन एरियाज़ में है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वो पॉन्ड्स हैं और एज़ पर दी मेजर रिजल्ट्स की बात करें तो 48.6% जो है वो प्राइवेटली ओन्ड वाटर बॉडीज़ हैं अक्रॉस दी जम्मू कश्मीर और 51.4% की बात करें तो वो अंडर दी पब्लिक ओनरशिप के अंडर हैं वाटर बॉडीज़। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर बाय लोकेशन अगर हम कैटेगराइज करें तो 27 वाटर बॉडीज़ हैं जम्मू कश्मीर में जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में जो हैं उसमें उसके अंडर जो हैं वो कवर्ड कर रही हैं। वहीं 1144 वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वो ट्राइबल एरिया में लोकेटेड हैं। तो ये बाय लोकेशन जो है दो कैटेगराइज किया गया है वाटर बॉडीज़ को, जो एक ट्राइबल एरियाज़ में है और जो दूसरी जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ में जो हैं वाटर बॉडीज़ पाई गई हैं। उसके बाद ये बताया गया है जो इन यूज़ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो सेंसस ने हाईलाइट किया कि मेजर प्रोपोर्शन इन वाटर बॉडीज़ का जो है वो डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए जो है जम्मू कश्मीर में यूज़ हो रहा है और इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी, और जिसमें 36% अगर बात करें तो वो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं और 64% अगर बात करें तो वो मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं और जिसमें से 3,519 नेचुरल वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वो रूरल एरियाज़ में लोकेटेड हैं और रिमेनिंग 0.5% की बात करें तो वो अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड है। उसके बाद ये बताया गया है कि अगर 6,246 जो है वो मैन मेड वाटर बॉडीज़ आ गई जम्मू कश्मीर में और जो कि रूरल एरियाज़ में लोकेटेड है और रिमेनिंग 1% की बात करें यानी कि 61 वाटर बॉडीज़ बताई गई हैं वो अर्बन एरियाज़ में सिचुएटेड हैं। उसके बाद सेंसस ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किया गया है कि 103 वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट की गई और मैक्सिमम जो हैं वो पॉन्ड्स जो हैं वो बताए गए हैं और ये बताया गया कि जिसमें से आउट ऑफ 9,765 वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उसमें से 103 वाटर बॉडीज़ की एनक्रोचमेंट की गई और जो कि मैक्सिमम जो हैं पॉन्ड्स इसमें बताए गए हैं। उसके बाद एरिया के हिसाब से ये बताया गया है कि 9,759 वाटर बॉडीज़ में से अगर रिजल्ट देखा जाए तो वाटर स्प्रेड जो है वो कम होता जा रहा है जो कि 0.5 हेक्टर्स जो है बताया गया है, वेयरएज 1.1% की बात करें तो वाटर बॉडीज़ में वाटर स्प्रेड एरिया जो है वो 0.5 हेक्टर से 1.0 हेक्टर जो है वो हो गया और रिमेनिंग 0.5% की बात करें तो वाटर स्प्रेड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो हो गया। इसके बाद ये बताया गया है कि सेंसस में कि वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये क्लियर है कि
1.2% यानी कि 122 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान या फिर स्टेट इरिगेशन प्लान के अंडर जो है उन्हें कन्वे किया गया है। और उसके बाद 44.3% की बात करें तो वो रिजर्वियर्स हैं, और 31.1% की बात करें तो मैक्सिमम इसमें पॉन्ड्स है, और रिमेनिंग 24.6% वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वो टैंक्स हैं या फिर वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स या परकोलेशन टैंक्स हैं या फिर चेक डैम्स बनाई गई हैं। तो ये इस तरह से पूरा सेंसस जो है वो रिलीज़ किया गया है पूरे भारत में, और जिसमें जम्मू कश्मीर में बताया गया है कि 9600 से ऊपर वाटर बॉडीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में, और मैक्सिमम जो है इसमें पॉन्ड्स बताए गए हैं। और किस तरह पॉन्ड्स में भी अगर बात करें नेचुरल रिजर्वेयर्स किस तरह के हैं, मैन मेड रिजर्वेयर्स किस तरह के हैं, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद ये भी बताया गया इन एडिशन कि वाटर बॉडीज़ की बात करें तो जो ये सेंसस सामने है जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ की बात करें जिसमें पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स और भी इस तरह की जानकारी जो है दी गई है। फर्दर ये भी बताया गया है कि मोस्ट ऑफ दी जो मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग 50,000 से ऊपर जो है उनका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन जो है बताया गया। आउट ऑफ 9,765 वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया कि उन्हें फिल्ड अप किया गया है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें या फिर स्टेटस ऑफ फिलिंग की बात करें तो वो कलेक्ट किया गया है 5,913 वाटर बॉडीज़ में से। और रेफरेंस भी बताया गया 2017 और 18 के बीच अगर बात करें तो 5,913 वाटर बॉडीज़ में से 8.3% की बात करें यानी कि 490 वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उन्हें फिल्ड अप किया गया था स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, और 14.9% की बात करें यानी कि 883 वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को फिल्ड अप किया गया था 3rd-4th लेवल तक। और 27.6% यानी कि 1,630 वाटर बॉडीज़ की बात करें जो कि 26.6% बताया गया है, उन्हें जो है हाफ फिल्ड जो है वो किया गया था। तो इस तरह से ये पूरा सेंसस जो है साफ तौर पर सामने आया। और इसमें यह भी बताया गया जो 103 वाटर बॉडीज़ की बात करें जहाँ पर एनक्रोचमेंट की गई, उसमें बताया गया है या तो वो वाटर बॉडीज़ जो हैं सूख गई या फिर वहाँ पर रिपेयर या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ जिस वजह से वो वाटर बॉडीज़ जो हैं पूरी तरह से ख़त्म जो हैं वो हो गई हैं। तो इस तरह से ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में वाटर बॉडीज़ को लेकर सेंसस सामने आए, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी किस तरह चाहे हम जियोग्राफिकली बात करें या वाटर बॉडीज़ की बात करें जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ हैं या मैनमेड वाटर बॉडीज़ हैं, कितने एरिया में कवर्ड हैं और कितने यूज़ में हैं और कितनी यूज़ में नहीं है। तो इस सेंसस में वो पूरी जानकारी जो दी गई जो हमने आपके साथ साझा की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब रुख करेंगे स्पोर्ट्स की तरफ जहां पर आईपीएल के हवाले से क्या कुछ नई अपडेट सामने आ रही है, मेरे सहयोगी साहिल केरनी आप तक पहुंचाएंगे। हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है और हर दिन कुछ खास होता है। और कल भी एक और चीज़ खास हुई, हमारे किंग कोहली जो हैं, विराट कोहली, जो हमेशा चौको चौको में बात करते हैं और हमेशा उसी नाम से जाने जाते हैं। और कल ऐसा देखने के लिए मिला कि वो गोल्डन डक का शिकार हुए। और इस आईपीएल का क्या, और इससे पहले आईपीएल जो हुए हैं उनका क्या, 23 अप्रैल विराट कोहली के लिए कुछ खास नहीं रही है। 23 अप्रैल के दिन विराट कोहली कल यानी तीसरी बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। इससे पहले 2017 और 2022 में भी वो गोल्डन डक हुए थे। ये विराट कोहली के लिए कुछ खास नहीं रहा है 23 अप्रैल, ख़ासतौर पर आईपीएल का 23 अप्रैल जो है विराट कोहली के लिए ख़ास नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2017 में वो केकेआर के नेथन कोल्टर नाइट की बॉल पर गोल्डन डक हुए थे। उसके बाद जो है 2022 में मार्को जेनसन की बॉल पे जो गोल्डन डक हुए थे। मार्को जेनसन हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे और तब भी गोल्डन डक हुए, और कल ट्रेंट बोल्ट ने भी उनको गोल्डन डक किया, पहली ही बॉल पर विराट कोहली आउट हो गए। ये आईपीएल के हवाले से एक नई बात थी जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। और अब तक जो विराट कोहली के गोल्डन डक्स हैं वो आईपीएल में अपने पूरे आईपीएल के कैरियर में 7 गोल्डन डक्स उनके नाम हो गए हैं, कल वाले गोल्डन डक को शामिल करके। और अब बात करते हैं जिस तरह के मैचेस कल के रहे हैं। हमने देखा कि फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हैं वो सब बड़े बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आए। और जिस तरह हम ये भी कहते रहे हैं कि आने वाला वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होगा, और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉनवे जो है वो बड़ी बेहतरीन बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ओपनर हैं न्यूजीलैंड के, और वहीं पर ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार विकेट्स भी ले रहे हैं। हालांकि सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे नए खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं कि नए खिलाड़ी जो हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। जैसे अजिंक्य रहाणे जो हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया कल के मैच में। और वहीं बात कर रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स की। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आए हैं कल भी। मैक्सवेल एक अच्छी फॉर्म में है, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छी फॉर्म में है, फैफ डु प्लेसिस एक अच्छी फॉर्म में है। और वहीं बात करते हैं हम सीएसके की एक नए बॉलर की जो महीशा थिक्साना है। महीशा थिक्साना एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, और महीशा थिक्साना जो है अंडर 19
अंडर 19 श्रीलंकन टीम का एक हिस्सा भी हैं और वहीं से इस खिलाड़ी को चुना गया CSK के लिए और कल भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। हालांकि उनका एक्शन बिल्कुल मिलता जुलता है मलिंगा की तरह और इकॉनमी भी उनकी बहुत अच्छी है, इकॉनमी रेट काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने कल भी किया। और हम बात करते हैं आज के मैच की। आज मैच खेला जाएगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच में और खेला जाएगा हैदराबाद में। यहाँ पे अभी तक 3 मैचेस हुए हैं IPL के, तीनों में जो 2 मैचेस थे वो हाई स्कोरिंग रहे हैं, एक मैच हुआ वो लो स्कोरिंग रहा है। यहाँ पे देखना ये होगा कि यहाँ पे अब किस तरह की पिच कंडीशंस रहेंगी। वैसे फिलहाल तो यहाँ की पिच जो है हमेशा बैट्समैन को ही फेवर करती है, बॉलर्स को कम फेवर करती है, पर यहाँ पे पेस अटैक जो है वो बहुत कारगर साबित होता है। और जहाँ हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, पॉइंट्स टेबल पे ये दोनों टीमें बिल्कुल निचले पायदान पर हैं और ये दोनों टीम्स जो हैं, दिल्ली जो है अपने 6 मैच खेली है जिसमें से वो 5 हारी है और 1 जीती है। और वहीं बात करते हैं हैदराबाद की, हैदराबाद जो है 6 में से 4 जीती है और 4 हारी है और 2 जीती है। ये दोनों निचले पायदान पे टीम हैं और ये दिल्ली के लिए बहुत ही ज़रूरी है जीतना, वरना दिल्ली के लिए राह आसान नहीं हो रहेगी। चलिए, ये IPL के हवाले से आप तक हमने खबर पहुंचाई। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर को। अगली खबर हम हमारी सहयोगी तंदीप कौर अब तक पहुंचाएंगे और वो है 100 रुपये का कॉइन। कब लॉन्च होगा, क्यों होगा, क्या खासियत है? बहुत बहुत साहिल। तो चलिए इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं इस टाइम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, यानी कि 100 रुपये का सिक्का, जो कि इस टाइम हर जगह पर चर्चाओं पर है। चर्चाओं पर क्यों है? क्योंकि इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात। जी हाँ, उसको लेकर 100 रुपये का सिक्का चर्चाओं पर है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार उनके प्रोग्राम का 100 रुपये के सिक्के के साथ क्या लेना देना है, तो उसी पर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। क्योंकि 100 रुपये का सिक्का जो है उसका इस प्रोग्राम के साथ लेना देना इसीलिए है क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं और उसी को लेकर ये नया सिक्का जो है जो 100 रुपये का जारी किया जाएगा। और ये खास सिक्का होगा। खास इसीलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोफोन की फ़ोटो होगी और इस पर मन की बात हिंदी इंग्लिश में 100-2023 लिखा होगा। ये इसीलिए खास होगा। ये भी बताया जा रहा है कि इसके सिक्के का वज़न 35 ग्राम तक का होगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है जहाँ पर 100 रुपये का सिक्का जो है वो लॉन्च होगा। ये इससे पहले भी ये सिक्का जो है वो काफ़ी बार सामने आ चुका है और किस किस वक्त पर आ गया है इसकी पूरी जानकारी भी आपके समक्ष रखेंगे। तो इससे पहले पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति पर, इसी के साथ राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी पर, इसी के साथ AIADMK के फाउंडर की MG रामचंद्र के शताब्दी वर्ष पर, इसी के साथ महाराणा प्रताप की 476वीं जयंती पर, साथ ही साथ 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 में भी ये जारी हुआ था। तो ये पूरी जानकारी है इसकी कि ये ऑलरेडी पहले किसी की समिति पर, किसी के जन्म शताब्दी पर जो है 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ है और इससे पहले हो चुका है और अब एक बार फिर से होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम, जो रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, उसके 100 एपिसोड पूरे होने पर। और इसमें उनसे और इनसे, यानी कि जो पहले जितने सिक्के लॉन्च हो चुके हैं उनसे और इस वाले सिक्के में डिफरेंस हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पर मन की बात तो 100 एपिसोड हिंदी इंग्लिश में तो लिखा होगा ही होगा, क्योंकि हर जिससे पहले भी जितने सिक्के निकाले गए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर रहता था। इसमें माइक्रोफोन की फ़ोटो भी होगी और इससे पहले सिक्कों में इस तरह की कोई भी तस्वीर नहीं थी और इसमें माइक्रोफोन की फ़ोटो होगी। तो ये इसीलिए ये सिक्का जो है वो खास बताया जा रहा है और इसका वज़न जो है 35 ग्राम है, यानी कि जो पहले सिक्के 100 रुपये के लॉन्च हुए हैं उनके मुकाबले ये काफ़ी हैवी होगा। तो ये 100 रुपये का सिक्का जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? एक बार जो है वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। तो आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।